नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फॉर एजुकेशन में। इससे पहले हम एक और वीडियो देख चुके हैं। उस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 91 से लेकर 109 नंबर प्रश्न तक डिस्कस कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 110 से 120 नंबर प्रश्न तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 110 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाइए। बच्चों को आकृतियों के बारे में बताना है, तो जिस भी आकृति के बारे में बताना है, सबसे पहले बच्चों को उन आकृतियों की पहचान आनी चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले उन आकृतियों को छांटेंगे। यहाँ पे 2D आकृति की बात की जा रही है, तो सबसे पहले कुछ आकृतियां दी गई है। उन आकृतियों में से जो भी 2D आकृति है, उस 2D आकृति को छाटेंगे बच्चे। उसके बाद सबसे पहले 3 नंबर होगा। उसके बाद उन आकृतियों को बच्चे में जो भी समझ है उन आकृतियों के बारे में, उसे अपने सहज बुद्धि से वर्णन करेंगे। यानी उन आकृतियों के बारे में बच्चे जो कुछ भी जानते हैं उनका वर्णन करेंगे। फिर उन आकृतियों में कितनी भुजाएं हैं, कितना शीर्ष है, कितना विकर्ण है, इसकी गणना करेंगे और उसका वर्णन भी करेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं, शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उसका वर्णन करना। सबसे अंत में 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं से उसका मिलान करेंगे। तो यहाँ पे 3, 2, 4, 1 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न यानी 111 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक अध्यापक किस प्रकार से निम्नलिखित पैटर्न की व्याख्या कर सकता है? निम्नलिखित में से सही और बेहतरीन कथन को चुनें। ऑप्शन ए में दिया गया है, तीसरी आकृति पहली आकृति का परावर्तन है। मैं बताऊं कि इस प्रश्न में कोई भी आकृति नहीं दी गई है, इसलिए इसका जो प्रश्न है वो अधूरा है। इसमें कोई भी कमेंट नहीं किया जा सकता है, ये प्रश्न ही अधूरा है। चलिए तो अगले प्रश्न को देखते हैं। 112 नंबर प्रश्न है, गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। परीक्षण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक निदानात्मक परीक्षण और एक उपचारात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें बच्चों में जो कमी रह गई है उसका पता लगाया जाता है। यानी बच्चों ने अभी तक जो सीखा है उसमें बच्चों में क्या कमी रह गई है, बच्चों ने किन चीज़ों को ठीक से नहीं सीख पाया है, नहीं समझ पाया है, इसका पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण में। और उपचारात्मक परीक्षण वह परीक्षण होता है जिसमें उन कमियों का पता लगा के उसे दूर किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण में बच्चों की समझ में जो निहित रिक्तियाँ होती है उसे जाना जाता है। प्रश्न संख्या 112 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न यानी 113 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, कक्षा 2 में पढ़ने वाली बाला बिना रुके 1 से 100 तक की गिनती कर सकती है, लेकिन उसे 2 संख्याओं के बीच तुलना करने में कठिनाई होती है। उसकी अनुक्रियाएं प्रायः गलत होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? बाला जो है वह 1 से 100 तक की गिनती तो बिना रुके कर लेती है, यानी कि उसे गिनती आती है 1 से 100 तक की, पर वह 2 संख्याओं के बीच तुलना नहीं कर पाती है। यानी कि वो संख्या का परिणाम नहीं जान पा रही है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। अब जैसे बाला से पूछा जाएगा कि 12 और 32 में बताओ कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है, तो वो नहीं बता पा रही है। यानी कि वो संख्या के परिणाम को नहीं समझ पा रही है कि वो संख्या जो है कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो यहाँ पे बाला जो है संख्या और उससे संबंधित परिमाण को नहीं समझ पा रही है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब हम अगले प्रश्न यानी 114 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश से शुरुआत कर सकता है। प्राथमिक स्तर पर किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए बच्चों के सामने मूर्त चीज़ों को प्रदर्शित करना सबसे उपयुक्त माना जाता है।
मूर्त चीज़ बच्चे के सामने रहेंगे तो उससे बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। अब जैसे आम के बारे में बताना है, तो अगर बच्चे के सामने आम को प्रदर्शित करके दिखा के उसे समझाया जाए तो वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। इसी तरह यहाँ पे क्षेत्रफल की अवधारणा को परिचित कराना है बच्चों को, तो हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि वस्तुओं को लाके उन आकृतियों का क्षेत्रफल की तुलना करके बच्चों को समझाया जा सकता है। यहाँ 114 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी 115 नंबर प्रश्न जो है, इसमें दिया गया है रोहित एक उत्कृष्ट पाठक है और उसकी वर्तनी अच्छी है। वह आसानी से तथ्यों को याद कर लेता है और सुनने में उसका ध्यान बहुत अच्छा है। वह पढ़ना पसंद करता है लेकिन उसकी लिखाई खराब है। वह गणित से घबराता है। वह ड्राइंग, कला के कार्यों और स्थानिक व्यवस्था करने में कठिनाई महसूस करता है। रोहित को इनमें से कौन सी अधिगम संबंधी समस्या है? यहाँ पे रोहित जो है वो चीज़ों को पढ़ लेता है पर ठीक से लिख नहीं पाता है, यानी कि गणित से घबराता है। यहाँ पे रोहित को दृश्यात्मक स्थानिक व्यवस्था की अयोग्यता है। दृश्यात्मक स्थानिक व्यवस्था की अयोग्यता वाले छात्र जो हैं ड्राइंग, कला और लिखने में कमज़ोर होते हैं। वे बाएं से दाएं के बीच अंतर को पता लगाने में कठिनाई महसूस करते हैं। वह दो स्थानों के बीच दूरियों का अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं, यानी कि दो जगहों से एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वह लगभग कितना किलोमीटर हो सकता है, इन चीज़ों की जानकारी या इन चीज़ों का अनुमान वह नहीं लगा पाता है। यहाँ पे रोहित को जो है दृश्यात्मक स्थानिक संगठन की अयोग्यता है। ऑप्शन ए में दिया गया है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने संबंधी विकार है। ऑप्शन बी में दिया गया है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जो है वह गणित संबंधी विकार है। और ऑप्शन डी में दिया गया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, यानी पढ़ने से संबंधित अधिगम विकार है। अब हम अगले प्रश्न यानी 116 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, जैसे 3/5 और 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया थी चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, अतः 3/7 3/5 से बड़ा है। यह बताता है कि यहाँ पे रोहित जो है भिन्नों की तुलना को नहीं जानता है, यानी कि दो भिन्नों में तुलना करना नहीं जान रहा है कि अंश के बड़े होने से भिन्न बड़ा होता है या हर के बड़े होने से भिन्न छोटा होता है। इन बातों को वह नहीं ठीक से समझ नहीं पा रहा है, ठीक से वह नहीं जान पा रहा है, अतः तुल्य भिन्नों की अवधारणा को नहीं समझता है। रोहित जो है तुल्य भिन्न की अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है, अतः प्रश्न संख्या 116 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए तो अब हम अगले प्रश्न यानी 117 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है एक विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्याओं को लिखने के लिए कहा जाता है। 308, 541, 111। उसने संख्याओं को इस प्रकार लिखा 308, 541, 111। संख्याओं को लिखने में गलती करने का कारण क्या है? यहाँ पे गौर से देखें तो जितना कहा जा रहा है बच्चे को ठीक उसी तरह से वो लिख रहा है, यानी कि यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। उसे 308 कहा जा रहा है तो 300 पहले लिख दे रहा है, फिर 8 लिख रहा है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि बच्चे को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। वो हम ऑप्शन को देखते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है विद्यार्थी गणित की कक्षा को पसंद नहीं करता है, उससे कक्षा निरस लगती है। हमें कभी भी नेगेटिव ऑप्शन को नहीं चुनना है। विद्यार्थी को गणित की कक्षा पसंद क्यों नहीं आएगा? अगर कक्षा में अच्छे से पढ़ाई होगा तो उससे कभी भी कक्षा निरस नहीं लगेगी। ऑप्शन बी में दिया गया है विद्यार्थी को स्थानीय मान की अवधारणा समझ में आ गई है,
लेकिन वह इससे प्रयोग नहीं कर पाता। अगर बच्चे को स्थानीय मान की अवधारणा समझ में आती तो वो जैसे कहा जा रहा है ठीक उसी प्रकार से नहीं लिखता। अतः यहाँ स्पष्ट है कि बच्चे को स्थानीय मान की अवधारणा समझ में नहीं आया है। ऑप्शन सी में दिया गया है विद्यार्थी गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैंने अभी कहा निगेटिव ऑप्शन को हमें नहीं चुनना है। विद्यार्थी गणित के अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं है, आप बच्चे को नकार नहीं सकते। अतः ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन डी में दिया गया है विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझ सकता और उसे जैसा बोला जाता है उसी प्रकार से लिखता है। ऑप्शन डी में भी थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। इसमें होना चाहिए था विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझ पा रहा है और उसे जैसा बोला जाता है उसी प्रकार से लिखता है। यहाँ से पे ये ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें भी थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न यानी 118 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है NCERT की कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक के पाठों में इस तरह के शीर्षक हैं कबाड़ी वाली, भोपाल की सैर, दुनिया कुछ ऐसी दिखती है। यह परिवर्तन किया गया। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है ताकि गणित को बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़कर उसे समझाया जा सके, उसे दिन प्रतिदिन के जीवन में चल रही घटनाओं से परिचित कराया जाए और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में जानकारी देकर उसे समझाया जा सके। यानी कि बच्चों को दैनिक जीवन से जोड़ते हुए कक्षा को रोचक बनाया जाए, गणित को रोचक बनाया जाए। तो प्रश्न संख्या 118 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दैनिक जीवन से जोड़ते हुए उन्हें रोचक बनाने के लिए। चलिए तो अब हम अगले प्रश्न यानी 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है कक्षा 1 के विद्यार्थियों के एक समूह को 3 चित्र दिखाए जाते हैं और उससे पूछा जाता है किस चित्र में अधिक तारे हैं, उन्हें बिना गिने बताना है। कुछ विद्यार्थी यह नहीं समझ पाए कि तीनों समूहों में समान संख्या में तारे हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वे अभी किस स्तर पे हैं। बच्चों को 3 चित्र दिखाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इनमें से किस चित्र में अधिक तारा है। बच्चा नहीं अभी समझ पा रहा है कि तीनों में समान संख्या में तारा है। तो बच्चा जो है चीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण का अभाव पाया जाता है, यानी कि बच्चे चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि तीनों में समान संख्या में जो है तारा है। तो संरक्षण का अभाव है बच्चों में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बच्चे यह अनुमान नहीं लगा सकते कि बड़े क्षेत्र में फैली हुई और कम क्षेत्र में फैली हुई वस्तुओं की संख्या समान हो सकती है, क्योंकि छोटे क्षेत्र में फैली हुई वस्तुएं पास पास होती है, जबकि व्यापक क्षेत्र में उतनी ही संख्या में फैली हुई वस्तुएं दूर दूर होती है। ऐसा करने की योग्यता को संख्याओं का संरक्षण कहा जाता है। अतः यहाँ पे संरक्षण का अभाव है बच्चों में। अगला प्रश्न यानी 120 नंबर प्रश्न है बच्चे के पर्यावरण में जो वस्तुएं लुढ़कती है या फिसलती है उन पर कक्षा में चर्चा शुरू करो। बच्चों को उनके आकार देखने में और यह समझने में कि कैसे कुछ वस्तुएं लुढ़कती है और कुछ फिसलती है सहायता करें। NCERT की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक में इस तरह के सुझाव यह समझने में शिक्षक की सहायता करते हैं कि पहला ऑप्शन है चर्चा करना गणित की कक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ युक्ति है। केवल चर्चा करके गणित की कक्षा को सर्वश्रेष्ठ नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। बी है आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करना शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन ठीक है, आसपास की चीज़ों का ध्यान आकर्षित करना जो है शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। आसपास की चीज़ों से जोड़ते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अगले ऑप्शन को देखते हैं। निर्दर्शन से संपूरित चर्चाएं विद्यार्थियों को संकल्पनाओं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। ये ऑप्शन इससे भी अच्छा है। निर्दर्शन से संपूरित चर्चाएं जो है बच्चों को संकल्पनाओं को समझने में, उससे बेहतर तरीके से समझने में सहायता करती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
यानी कि चर्चाएं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को अच्छे से समझा सके, अच्छे से उसका डाउट क्लियर कर सके।